फ्रेंड्स, डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा। आज जो सीरीज़ आपके सामने लेके आई हूँ वो है मेंस ओरिएंटेड सीरीज़। जी हाँ, मेंस ओरिएंटेड सीरीज़ है। इसका मतलब हो गया कि ये जो सीरीज़ है वो हमारे काम आएगी आरजेएस मेंस में और एपीयू का भी जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें। तो जो आरजेएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये यूज़फुल है ही, लेकिन जो एपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए जो लोग हैं जिनका आरजेएस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उन लोगों ने स्टार्ट कर ली है एपीयू की प्रिपरेशन। तो एपीयू की प्रिपरेशन हम प्री लेवल पे नहीं करेंगे, हम करेंगे साथ साथ मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा मेंस और प्री एक साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो जैसा कि ये मेंस ओरिएंटेड सीरीज़ है तो हम इसको करेंगे क्वेश्चन और आंसर मेथड पे। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न आएगा, जैसे कि अभी आपके सामने एक प्रश्न है, तो प्रश्न आएगा, उसको क्या करना है, आपको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप एक कॉपी पेन अपने पास रखिए और सोचिए कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, और उसको क्या कीजिए, आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसको मैच कीजिए कि जो हमने आंसर बताया है उससे आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। जो मैच हो रहा होगा वो तो सही है ही, और जो मैच नहीं हो रहा होगा उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो यह बोल रहा है कि डाकुओं की एक टोली तत्काल मृत्यु की धमकी देकर, मतलब क्या कर रहा है कि तत्काल दी जा रही है मृत्यु की धमकी। एक लोहार जो होता है, लोहार कौन होता है, जो लोहा मतलब जो होता है ना, ये ताले वाले बनाता है, समथिंग गेट वेट बनाता है, उसकी बात कर रहे हैं। एक को एक ग्रह का द्वार तोड़ने पर विवश कर देती है। कौन करती है, डाकुओं की टोली करती है। कैसे दी जाती है उसको धमकी, तुरंत धमकी दी जाती है। और क्या कहा जाता है कि जो घर है उसको तोड़ेगा। ए जो है, एक लोहार ए को ग्रह का द्वार तोड़ने पर विवश कर देती है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके, घर के अंदर प्रवेश कर सके और लूट कारित कर सके। लोहार ए ने अगर कोई अपराध कारित किया है तो ऐसा कौन सा अपराध है जो लोहार ए ने कारित किया है। तो आप सोचिए इस बारे में, किसका आंसर क्या हो सकता है। क्या यहाँ ए के द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है? नहीं, यहाँ पर ए के द्वारा जो लोहार ए है उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। ऐसा क्यों? इसको कौन सा बचाव यहाँ पर मिलेगा? बचाव इसको मिलेगा साधारण अपवादों के अंतर्गत। साधारण अपवाद जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आप क्या गैस कर पा रहे हैं ये कौन सा अपराध हो सकता, मतलब कहाँ पे इनको अब बचाव मिलेगा? जो लोहार है उसको कौन से सेक्शन के अंतर्गत बचाव मिलेगा, सोच सकते हैं आप ऐसा? तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। चूंकि ए ने तत्काल धमकी से विवश होकर कृत्य किया था, मतलब उसको धमकी कैसे मिली थी, तत्काल मिली थी, अतः उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कौन सा सेक्शन यहाँ पे कवर कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है हमारा साधारण अपवादों के अंतर्गत जो आता है सेक्शन 94। सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी बताता है हमको किस बारे में, कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया गया है। तो ये वाली बात हमको 94 ने बताई। चलिए हम यहाँ पे एक बार अगर सेक्शन को रीड आउट करते हैं तो क्या बोलता है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध छोड़कर, मतलब राज्य के विरुद्ध इसमें अपराध को शामिल नहीं किया गया, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो क्या यहाँ पे लोहार को धमकियों के द्वारा विवश किया गया है? जी हाँ, उसको तत्काल धमकी दी गई और उसके आधार पर उसको विवश किया गया है, जिनसे उस बात को करते समय युक्तियुक्त रूप से आशंका कायित हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। ठीक है, मतलब उसको धमकी दी गई कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को इस स्थिति में ना डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के, मतलब लोहार ने खुद ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की हो कि भाई वो धमकियों के अंदर विवश किया जाए। अगर ऐसा करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डाकुओं की टोली ने उसको तुरंत धमकी दी है कि भाई तुमको ग्रह को तोड़ना है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा, मृत्यु कर दी जाएगी तुम्हारी। ऐसा कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया गया तो। और वो घर क्यों तोड़ना चाहते हैं, मतलब घर का ताला वगैरह क्यों तोड़ना चाहते हैं, लूट कारित करने के आशय से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपराध कारित हुआ, सेक्शन 94 का बचाव यहाँ पे मिला है। ठीक है, अपराध कारित नहीं हुआ है और सेक्शन 94 का यहाँ पे
लाभ मिला है। ठीक है, और जो 94 का जो स्पष्टीकरण आता है ना, वो हमको सेम एग्जाम्पल की बात कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ लीजिए आप लोग प्रश्न क्या लिख रखा है इसके अंदर। ए पागलपन के असर में बी को जान से मारने का प्रयत्न करता है। ए पागलपन के असर में बी को जान से मारने का प्रयत्न करता है। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है। आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर सकते हैं, इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है हमारे पास, ये पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं वो 1985 से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हम लोगों ने। बहुत पुराने पेपर्स हम लोगों ने लिए कि जिससे हमारा कुछ छूटने नहीं पाए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई अपराध किया गया है उसके द्वारा। ए पागलपन के असर में मी को जान से मारने का प्रयत्न करता है। अगर उसने अपराध किया है तो कौन सा। तो चूंकि उसने पागलपन के असर में किया है ऐसा, तो उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। चूंकि ए ने पागलपन के असर में कृत्य किया है, अतः उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इसको कौन से सेक्शन के अंतर्गत बचाव मिलेगा। जैसा कि हम बात करते हैं साधारण अपवाद, साधारण अपवाद हमको देते हैं बचाव। तो साधारण अपवाद के अंतर्गत जब हम देखते हैं सेक्शन 84 को, 84 क्या बात करता है, विकृचित व्यक्ति का कार्य। ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड है, उसके द्वारा अगर कोई कार्य करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय विकृत चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ भी वह कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। मतलब वो जानता ही नहीं है कि वह कौन सा काम कर रहा है, तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी की हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है। सी की हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है। बी वैसा करने से इनकार कर देता है। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए करते हैं इसके आंसर की बात। क्या हो सकता है इसका आंसर। सी की हत्या करने के लिए ए बी के दुष्प्रेरण का दोषी है। क्या होता है दुष्प्रेरण। जब हम देखते हैं चैप्टर 5 हमको बताता है दुष्प्रेरण के बारे में। इसमें जो आता है 107 सेक्शन, वो बात करता है दुष्प्रेरण के बारे में। मतलब दुष्प्रेरण क्या होता है, किसी बात का दुष्प्रेरण कैसे हो सकता है कि भाई किसी बात को उकसा के किया जा सकता है, षड्यंत्र करके किया जा सकता है, और किसी कार्य अवैध रूप में सहायता करके किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं सेक्शन 108 की 108 की, तो वो बात करता है कि आखिर ये दुष्प्रेरक कौन होता है। तो जब हम दुष्प्रेरक की बात करते हैं तो उसका जो इलस्ट्रेशन आता है क्या, उसमें हमको साफ साफ बता रखा है इस उदाहरण के बारे में। क्या बता रखा है कि भाई सी की हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है। उसने उसको उकसाया, उकसाकर उसने क्या किया, दुष्प्रेरण किया। अब दुष्प्रेरण तो किया, पर अगर चाहे बी ने उससे मना कर दिया हो, चाहे बी ने वैसा काम किया हो, लेकिन ए ने तो क्या किया है, अपराध कारित कर दिया। कौन सा अपराध कारित किया, उसने किया दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया गया है। तो यहाँ पे जो सेक्शन कवर होगा वो कवर होगा सेक्शन 108, क्योंकि इसमें सेम वही इलस्ट्रेशन है जो वहाँ पे दिया गया है। 108 में जो स्पष्टीकरण वगैरह दिए गए हैं, उसके बाद जो इलस्ट्रेशन दी गई है उसमें हमको ये कहा गया है कि भाई चाहे वो इनकार कर दे, लेकिन वो दुष्प्रेरण का ए जो होगा वो दुष्प्रेरण का दोषी हो जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर सोचिए थोड़ा सा इसका कि क्या आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ए किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है। ए किसी प्रतिहेतु के बिना, मतलब बिना इंटेंशन के, मतलब उसका कोई वो नहीं है, प्रतिहेतु भाई कोई कारण नहीं है, उसके बिना क्या करता है, व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक बी का वध कर देता है। बी का वध करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं थी। ए ने अगर कोई अपराध किया तो क्या अपराध किया, मतलब बी का वध करने के लिए उसने पहले से ऐसा कुछ सोच समझ नहीं रखा था। फिर भी अगर ए ने अगर कोई अपराध किया है तो वो कौन सा अपराध कारित किया है। तो चलिए बात करते हैं हम इसके आंसर के बारे में कि क्या हो सकता है इसका आंसर। एक बार हम क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं कि ए किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक बी का वध कर देता है। बी का वध करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं थी। अगर ए ने अपराध कारित किया है तो कौन सा किया है। ए ने किसका अपराध किया है, ए ने हत्या का अपराध किया है।
किसका अपराध किया है? हत्या का अपराध किया है। 300 देखते हैं ना हम, कौन कौन से सेक्शन साथ में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे 299 हो गया, 399, 300, ये तो हम साथ में ही पढ़ते हैं ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 299 का अपराध गठित नहीं हुआ है, यहाँ पे गठित हुआ है 300 यानी कि हत्या का अपराध। ए ने हत्या का अपराध किया है चाहे बी का वध करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना नहीं थी। मतलब क्या क्या, चाहे उसने क्या हुआ, उसकी पूर्व चिंतित ऐसी परिकल्पना हो या नहीं हो, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे इसने हत्या का अपराध किया है। अगर परिकल्पना होती तो हम डायरेक्टली ले लेते, पर यहाँ पे उसकी परिकल्पना नहीं थी, लेकिन वो भरी हुई तोप चला रहा है, उसका परिणाम मृत्यु ही होगा, कोई भी व्यक्ति उससे मर सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, उसने किसका अपराध किया है? हत्या का अपराध किया है। जब हम देखते हैं सेक्शन 300 को, तो सेक्शन 300 का जो डी इलस्ट्रेशन आता है, तो आप देखेंगे हमको सेम एग्जांपल दे रखा है। 300 का डी नंबर का इलस्ट्रेशन है, वो हमें सेम बात करता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी हम एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो अपने एक्ट से इनको क्या करेंगे, गो थ्रू कर लेंगे इन इलस्ट्रेशंस को, जिससे हमको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, जो बात करता है एक घने जंगल में अपने दुश्मनों से घिर जाता है। ए नाम का व्यक्ति है, दुश्मनों से घिर जाता है, ठीक है, जो घातक शस्त्रों से लैस है। इसके पहले कि उनमें से कोई अपने शस्त्र का प्रयोग कर सके, ए अपनी पिस्तौल निकालकर उन पर गोलियां चलाने लगता है और इस तरह निकलकर भाग जाता है, मगर इसमें 2 आदमियों का वध हो जाता है। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है? क्या हुआ इसके अंदर हुआ कि भाई एक घने जंगल में था, उसके क्या थे, दुश्मनों ने उसको घेर लिया था और उनके पास क्या थे, घातक आयुध थे, मतलब घातक जो शस्त्र वगैरह थे वो थे। कि उनमें से कोई अपने शस्त्र का प्रयोग करता, मतलब अगर वो कोई उनमें से शस्त्र का प्रयोग करता, उससे पहले क्या हुआ, ए ने निकाली अपनी पिस्तौल और उसको लेके चलाने लग गया और इस तरह से निकलकर भागा जिससे 2 आदमियों का वध हो जाता है। तो क्या ए ने कोई अपराध कारित किया है? देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। एक का यह कृत्य शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आने के कारण उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। मान लीजिए आप बोलेंगे भी उसके पास पिस्तौल है, तो मान लीजिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखी हो या उसके पास रहती हो किसी तरीके का, मतलब लाइसेंस वाली पिस्तौल होगी उसके पास, और वो दुश्मनों से घिर गया, उनके पास घातक हथियार हैं, वो अगर उसका प्रयोग नहीं करेगा तो वो व्यक्ति उसको, मतलब वो जो ग्रुप के लोग हैं वो उसको मार देंगे। तो उससे पहले क्या किया, उसने अपनी पिस्तौल निकालकर उनको चला दी। तो यहाँ पे उसने अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम कहाँ पर देखते हैं, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के देखते हैं हम सेक्शन 100 के अंतर्गत। क्या बोलता है ये कि भाई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। इसमें क्या हुआ, 7 प्रकार के हमले दे रखे हैं हमको। कौन कौन से हमले दे रखे हैं कि भाई कोई क्या करेगा कि भाई अगर वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा तो उसे मृत्यु कारित हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, घोर उपत्ति कारित हो जाएगी उसको, या फिर क्या होगा, बलात्संग करने के आशय से उसके ऊपर हमला किया हो गया तो वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकता है। कोई प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा वगैरह से रिलेटेड काम करेगा तो उसके लिए वो यूज़ कर सकता है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का और मृत्यु कारित कर सकता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, कोई व्यापारण अपहरण करने के आशय से उस पर हमला करता है तो हो सकता है। फिर क्या होता है, किसी व्यक्ति ने उसको सदोष परिरोध कर लिया तो उससे बचने वगैरह के लिए भी वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। फिर लास्ट में जो 7वां पॉइंट आता है वो अभी जुड़ा है, कुछ दिन पहले ही जुड़ा है 2013 के अमेंडमेंट से, जो क्या करता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर क्या करेगा, अम्ल फेंकेगा, यानी कि एसिड अटैक वगैरह की बात करता है, तो भी कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार में मृत्यु कारित कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए का विवाह हिंदू रीति से बी से होता है जिसकी आयु 14 साल की है। ए बी की सम्मति से उसके साथ मैथुन, ए ने कोई अपराध कारित किया है तो क्या अपराध कारित किया है, आप लोग बताइए इसका आंसर, सोचिए अपनी कॉपी में लिखिए। इसके उत्तर की किसका उत्तर आखिर क्या हो सकता है। चूंकि ए ने अपनी पत्नी जिसकी आयु 14 साल की है के साथ मैथुन किया, अतः उसका कृत्य 2 वर्ष तक के कारावास और दंडनीय है, जो बलात्संग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस कवर करेंगे, यानी कि उसने अपराध कारित किया है। तो जब हम देखते हैं सेक्शन 375,
सेक्शन 375 को बात करते हैं हम, तब वो क्या बताता है हमको, बलात्संग के बारे में बताता है कि आखिर क्या होता है रेप, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जिसमें रेप कमिट हो सकता है, ठीक है ना, ये वाली बात बोलता है हमको सेक्शन 375। जब 375 बात करते हैं हम, तब जब हम इसका अपवाद देखते हैं 2, अपवाद नंबर आता है 2, तो वो हमको बात बताता है कि भाई किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की ना हो, बलात्संग नहीं है। मतलब अगर 15 साल से कम की होगी तो क्या आ जाएगा, जी हाँ, 15 साल से कम के साथ चाहे सहमति के साथ किया हो या ना किया हो, उसे हम रेप की श्रेणी में लेते हैं। तो यहाँ पे उसने रेप कमिट किया है, ठीक है, और उसको किसके अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा सेक्शन 376 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए जो अपने 2 मित्रों के साथ है, बी को बैंक से आता हुआ देखता है। ए जो अपने 2 मित्रों के साथ है, बी को बैंक से आता हुआ देखता है। ए अपनी जेब से चाकू निकालकर बी से 100 रुपये छीन लेता है जब उसके मित्र बी को घेरे रहता है। अगर ए ने कोई अपराध किया है तो क्या अपराध कारित किया? तो यहाँ पे कौन सा अपराध हो सकता है, देखते हैं इसका आंसर। चूंकि ए ने बी को चाकू से भयोपरांत एवं सदोषतः अवरोधित कर उससे रुपए छीने थे, अतः ए ने लूट का अपराध कारित किया है। कौन सा अपराध हो गया यहाँ पे, लूट अपराध हो गई। हम जब देखते हैं सेक्शन 390 को, तो सेक्शन 390 बात करता है लूट की, और जब हम बात करते हैं 392 की, तो 392 बोलता है हमको लूट का दंड। तो यहाँ पे जो अपराध से दंडित किया जाएगा वो होगी लूट, अपराध तो होगा लूट का, और दंडित किया जाएगा उसको 392 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हम देखते हैं 390 का इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो वो इसी से रिलेटेड करता हुआ इलस्ट्रेशन है, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे, ए जो था वो अपने मित्रों के साथ था, बी को बैंक से आता हुआ देखता है, अपने चाकू निकालकर बी से 100 रुपये छीन लेता है, और जब उसके मित्र बी को घेरे रहते हैं, बी ने क्या किया, उसके मित्रों ने उसको क्या किया, बी को घेरे रहा, और अगर इसने अपराध किया तो लूट का अपराध कारित कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको तत्काल भय दिखाया गया, ठीक है ना। अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। मतलब उसको क्या हुआ, अर्जेंट दिखा दिया कि भाई तुमको अभी की अभी मारा जाएगा, ठीक है। उसको परिरोध कर दिया, मतलब अवरोध कर दिया ना, उसका परिरोध तो होता है भाई चारों तरफ से किसी इसके अंदर बंद कर दिया, और अवरोध का मतलब क्या हो गया कि उसको एक दिशा में जाने से, इसका इस दिशा में जाने का राइट था, उसको इस दिशा में जाने से रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसको सदोष अवरोध कारित कर कर और 392 के अंतर्गत उसको लूट कारित की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। ए सद्भाव पूर्वक संदेह करता हुआ कि ए ने उसके घर चोरी है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे कि ए सद्भावना पूर्वक संदेह करता हुआ कि बी ने उसके घर चोरी की है। ए ने संदेह किया है कि बी ने उसके घर में चोरी की है, पर उसका जो संदेह था वो क्या था, सद्भावना पूर्वक था, मतलब उसको किसी अपराध में फंसाने वगैरह के इंटेंशन से उसका ऐसा नहीं था। उसने क्या किया कि ए सद्भावना पूर्वक संदेह करता है कि बी ने उसके घर पर चोरी की है, पुलिस को अपना संदेह बता देता है। ये पुलिस है, पुलिस को जाके बोलता है कि भाई बी ने क्या है, मेरे घर में चोरी की है। बाद में पता चलता है कि एक के घर से चोरी, जो एक के घर में चोरी हुई थी ना, इसके घर में जो चोरी हुई थी उससे बी का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या यहाँ पे ए ने कोई अपराध किया है, भाई यहाँ पे अपराध किया है या नहीं किया, ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। चूंकि ए ने सद्भावना पूर्वक संदेह किया था, अतः उसने कोई अपराध नहीं किया। क्योंकि इसका संदेह कैसा था, सद्भावना पूर्वक था, इसका गलत इंटेंशन नहीं था, मतलब इसको अपराध में फंसाने वगैरह के इंटेंशन से उसने ऐसा नहीं किया था। इसको एक भ्रम हो गया था, उसको एक तथ्य की भूल हो गई थी कि भाई बी ने ऐसा किया होगा, तो इसलिए उसने वहाँ पे कोई अपराध कारित नहीं किया है। यहाँ पे जो सेक्शन का लाभ दिया जाएगा वो होगा सेक्शन 79, ठीक है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए और बी निश्चय करते हैं कि वे सी का वध कर देंगे। ए और बी निश्चय करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि वे सी का वध कर देंगे, मतलब सी को मार देंगे, जब वह शाम की गाड़ी से रेलवे स्टेशन पर उतरेगा। रेलवे स्टेशन से आ रहा होगा कहीं से, और रेलवे स्टेशन से वो उतरेगा
तो ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो उसको मार देंगे। वे रेलवे स्टेशन जाते हैं, लेकिन सी उस शाम की गाड़ी से आता ही नहीं। ए और बी घर वापस आ जाते हैं। ए ने अगर कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर। ए और बी डिसाइड करते हैं सी को मारेंगे। जब वो शाम को रेलवे स्टेशन आएगा, गाड़ी से उतरेगा तो हम उसको मार देंगे। और रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सी क्या करता है, उस दिन आता ही नहीं है। मान लो सी को कुछ काम हो गया और वो आया ही नहीं उस गाड़ी से, तो क्या हुआ, और ए और बी वापस अपने घर आ जाते हैं। अगर ए ने कोई अपराध कारित किया है तो क्या अपराध कारित किया है, आप लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। सी का वध करने के लिए बी के साथ ए भी आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी है, आपराधिक षड्यंत्र का दोषी होगा यहाँ पे। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ए और बी ने मिलकर किया था, ए ने बी ने मिलकर किया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। किसको मारने की, सी को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी की थी इन्होंने। अगर इन्होंने ये दिमाग में अपने, जैसे मान लीजिए ये षड्यंत्र कब नहीं होता, षड्यंत्र नहीं होता अगर ये सोचता रेलवे स्टेशन पे व्यक्ति आएगा, मतलब सी आएगा, मैं उसको मारूंगा। जब तक ये बात उसके दिमाग के अंदर थी कि भाई ए ने सोचा भाई बी जो सी है वो रेलवे स्टेशन पर आएगा, मैं उसको मार दूंगा, चक्कू लेके जाऊंगा, उसको मार दूंगा, जो भी कुछ भी जैसा भी उसने मारने के इरादे सोचे, तो तब तक तो वो कोई अपराध नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ये बात बी से शेयर करी तो वो क्या हो गया, इन दोनों ने मिलकर कर दिया आपराधिक षड्यंत्र। अब क्या हो सकती है आपराधिक षड्यंत्र की धारा, कब आता है आपराधिक षड्यंत्र, जब हम देखते हैं सेक्शन 120A। एक मिनट रुकिए आप लोग, सेक्शन 120A तो ये तो बात करता है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या होती है। और जब हम बात करते हैं सेक्शन 120 की बी की, तो ये बताता है आपराधिक षड्यंत्र का दंड क्या होगा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन उसी से रिलेटेड है। तो ये तो बात हो गई हमारे आपराधिक षड्यंत्र की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए और बी दोनों चाकू से सज्जित होकर सी को मारने चल देते हैं। मतलब ए और बी दोनों जाते हैं, ये ए है ये बी है, दोनों जाते हैं चाकू लेकर, किसको मारने के लिए, सी को मारने के लिए। एकाएक उनको सी दूसरी तरफ से आता हुआ दिखता है, इधर से सी इनको आता हुआ दिख जाता है, भाई सी आ रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, बी चाकू से सी पर वार करता है, बी ने वार किया चाकू से सी पर, जिसके फलस्वरूप सी मर जाता है। ए भी वहाँ से भाग जाता है, ये भी भाग गया यहाँ से। अगर ए ने कोई अपराध किया है तो क्या अपराध किया है, क्या हो सकता है इसका आंसर। भाई ए ने अगर कोई अपराध कारित किया है तो वो कौन सा अपराध कारित होगा, कौन सा अपराध कर सकता है बताइए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। ए ने सी की हत्या का अपराध किया क्योंकि ए का बी के साथ मिलकर सी को मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय था। सामान्य आशय कहाँ पढ़ते हैं हम, सामान्य हम पढ़ते हैं आशय सेक्शन 34 के अंतर्गत। सेक्शन 34 आ जाता है ना सामान्य आशय के बारे में। तो क्या हुआ यहाँ पे ए का क्या था, ए और बी का क्या था, समान आशय था। ये दोनों ही सी को मारना चाहते थे, चाहे सी ने इसको मारा हो, लेकिन इनका दोनों का इंटेंशन एक साथ था। तो क्या हुआ यहाँ पे इन दोनों ने मिलके सी की हत्या कारित की है। जैसे वार बी ने किया हो, लेकिन दोषी इन दोनों को माना जाएगा। कौन कौन से सेक्शंस कवर होंगे यहाँ पे सेक्शन कवर होंगे 300 और 302 एंड 34। ये 3 सेक्शन यहाँ पे कवर होंगे जो हमको बताएंगे। सेक्शन 300 तो हमको बात करते हैं हत्या क्या होता है, और हत्या के दंड की बात करता है 302। ठीक है, क्या होता है हत्या का दंड, हत्या का दंड होता है जो कोई हत्या करेगा मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। और जो 34 है, क्या वो किसी अपराध के बारे में बताता है, अपराध के बारे में नहीं बताता है। तो डेफिनेशन क्लोज है। जब हम 6 से लेके 52A तक पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि ये क्या होता है, एक जनरल रूल है। ठीक है, अपराध घटित नहीं करता है 34, जो 34 है
वो अपराध घटित नहीं करता है। ये तो बताता है कि भाई सामान्य आशय क्या हो सकता है, कैसे लोग मिलकर अपराध कारित कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आज के हमारे 10 क्वेश्चंस की। आज के हमारे 10 क्वेश्चंस की बात हुई। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्या ये प्री में भी आ सकते हैं? प्री में भी इलस्ट्रेशन बेस्ड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ना, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्री वाले भी इनको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है प्री वाले नहीं देखेंगे, हमको डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। अभी देखा ही था आपने आरसीएस के पेपर में, ऐसा हुआ ही था। ठीक है ना, मोस्टली इलस्ट्रेशन बेसिस क्वेश्चन दे रखे थे हम लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे हमारे नए लेक्चर के साथ जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केवल 10 क्वेश्चन ही होंगे, रोज आएगी ये सीरीज जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सेक्शन पढ़ते रहते हैं, अंदर से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहते हैं, दंड पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा माइंड जो होता है उस टाइम एक बार क्वेश्चन को समझ नहीं पाता। तो इस सीरीज़ का मेन इंटेंशन ही ये है कि हम एक बार क्वेश्चन को समझना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, टेस्ट सीरीज हर कोई ज्वाइन नहीं करता। कुछ लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो एक बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, पर जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनको क्वेश्चन का आइडिया नहीं लग पाता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस केवल क्या है, एक तरीके से माइंड मैपिंग करने के लिए है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओल्ड पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स का ही सॉल्यूशन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो जुड़े रहिए डीलॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।